वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं एंजाइम एक्शन के बारे में बात कर रहे थे। एंजाइम एक्शन के लिए हमने 2 पॉइंट्स बताए थे आपको। ये पहला पॉइंट तो होता है क्रियाधार एंजाइम क्रियाधार सक्रिय एंजाइम क्रियाधार सहमिश्र का निर्माण। 2 भागों में डिवाइड की थी हमने किसको, एंजाइम क्रियाविधि को। पहली जो पार्ट था हमारे पास वो था एंजाइम क्रियाधार सहमिश्र का निर्माण, यानी कि हमें कह सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है सक्रियण ऊर्जा में कमी होना, सक्रियण ऊर्जा में कमी होना। तो यहाँ हम बात कर चुके थे एंजाइम एक्शन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो बात की थी हमने एंजाइम क्रियाधार सहमिश्र का निर्माण, एंजाइम क्रियाधार सहमिश्र का निर्माण। देखिएगा इसको हमने क्या बताया था, हमने इसके लिए ये बताया था कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम वो सबस्ट्रेट से जुड़कर क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ES कॉम्प्लेक्स होता है, ये आगे चलकर किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में बदल जाता है। अब यहाँ पर ये जो सहमिश्र का फॉर्मेशन है, ये सहमिश्र का फॉर्मेशन है, इसके लिए हमने 2 सिद्धांत दिए थे आपको। एक सिद्धांत तो ये दिया था हमने आपको कि भाई ताला कुंजी सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत, लॉक की थ्योरी। रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। लॉक की थ्योरी जो दी थी इमल फिशर ने, बस इतना ही। जिस प्रकार एक ताला जो है विशिष्ट कुंजी से खुलता है, उसी प्रकार एक विशिष्ट सबस्ट्रेट के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, ये है कहने का मतलब यहाँ। दूसरा प्रेरित आसंजन सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इसको इंड्यूस फीड थ्योरी बोला गया। कौन सी थ्योरी बोला गया, इंड्यूस फीड थ्योरी। इसको किसने दिया था, खोसलैंड ने। किसके द्वारा दी गई थी, ये खोसलैंड के द्वारा दी गई थी। इसमें क्या बताया गया था कि भाई एंजाइम जो होता है उससे सबस्ट्रेट जुड़ता है, तो सबस्ट्रेट जुड़ने से पहले एंजाइम पर सक्रिय स्थल जो होते हैं सबस्ट्रेट की संरचना के अनुरूप नहीं होते। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के संपर्क में आता है तो एंजाइम पर उपस्थित सक्रिय स्थल जो होते हैं वो उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, और वो परिवर्तन किसके अनुरूप होता है, सबस्ट्रेट के अनुरूप होता है, जिसके कारण सबस्ट्रेट आसानी से एंजाइम से जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारे पास वो है सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी। दूसरा जो पार्ट था हमारे पास, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट है सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब सक्रियण ऊर्जा जो होती है ना, इसमें जो कमी होगी, इस कमी से पहले हम बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन वह ऊर्जा जो जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है, प्रारंभ करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है इसका मान बहुत उच्च होता है, इसका मान बहुत अधिक होता है, किंतु एंजाइम की उपस्थिति
किंतु एंजाइम की उपस्थिति इसके मान को कम कर देती है। इसके मान को क्या कर देती है? कम कर देती है। फलस्वरूप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आसानी से बन जाता है तथा वह उत्पाद में बदल जाता है। उत्पाद में क्या होता है? बदल जाता है। ये बात है हमारे पास। ये जो सक्रियण ऊर्जा में कमी की कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना है कि हाँ वह ऊर्जा जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने में काम आती है उसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा का जनरली मान जो होता है वो अधिक होता है, लेकिन एंजाइम की उपस्थिति में क्या है? सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण आसानी से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है और वह तुरंत ही किस में विघटित हो जाता है? प्रोडक्ट और एंजाइम में विघटित हो जाता है। यानी कि हमारा रासायनिक जो अभिक्रिया है वो शीघ्र ही क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है, जो कि संपन्न नहीं हो पाती है किसकी अनुपस्थिति में? एंजाइम की अनुपस्थिति में। तो एंजाइम क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा की को क्या करते हैं? कम करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ के माध्यम से अब आपको बताएंगे वो सक्रियण ऊर्जा में किस प्रकार कमी है, एंजाइम की उपस्थिति या अनुपस्थिति में किस प्रकार सक्रियण ऊर्जा का मान दर्शाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा दिखाएंगे हम आपको। मैं यहाँ पर दो ग्राफ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारे पास यहाँ नीचे हम बात कर रहे हैं क्रियाधार की दर। ठीक है, और यहाँ बात कर रहे हैं हम विभव ऊर्जा। किसकी बात कर रहे हैं? विभव ऊर्जा। ये हमारे पास एक मिड लेवल है। यहाँ हमारे पास क्रियाधार है। क्रियाधार क्या है? क्रियाधार। ये जो क्रियाधार है क्रियाधार, ये देखें क्रियाधार, एक हमारे पास ये स्टेज आ रही है, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था का मतलब क्या होता है? जो कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के मध्य होती है। संक्रमण अवस्था की जो हाइट होती है उस हाइट को दर्शाया जाता है सक्रियण ऊर्जा से। सक्रियण ऊर्जा से। ठीक है, अब यहाँ पर जो सक्रियण ऊर्जा है, ये सक्रियण ऊर्जा, ये हमारे पास क्या है? उत्पाद। क्या है हमारे पास? उत्पाद। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो सक्रियण ऊर्जा है, ये जो सक्रियण ऊर्जा है इसका मान जो है एंजाइम की अनुपस्थिति में, एंजाइम की अनुपस्थिति में। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम की उपस्थिति में। तो एंजाइम की उपस्थिति में देखिएगा एंजाइम की उपस्थिति में ये हमारे पास ही आ जाता है। तो ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास मान है, ये सक्रियण ऊर्जा को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? सक्रियण ऊर्जा को। और किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। ये क्रियाधारक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर ये जो हमारे पास S है, ठीक, अब S प्लस E क्या बनेगा? ES। यहाँ पर ES और ES जो है यहाँ पर P प्लस E में बदल जाएगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स बना था ना हमारे पास,
और यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स सीधा क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट किस्म बदलेगा। यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है जो हमारे पास संकरण अवस्था को प्राप्त करेगा। तो बिना एंजाइम के अनुपस्थिति में क्या होगा, जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान क्या होता है, ज़्यादा। संकरण इसका मान क्या होता है, ज़्यादा, और यहाँ पर क्या होता है, कम। तो ये हमारे पास कंपैरिजन स्टडी है। हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन स्टडी किसकी बताई गई है, ये जो ग्राफ दे रखा है ये तो क्या है, एंजाइम की अनुपस्थिति, और ये जो ग्राफ दे रखा है ये दे रखा है एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या होता है, ये सक्रियण ऊर्जा में कमी को स्पष्ट किया जाता है किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। जनरली जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एंजाइम की उपस्थिति में ही क्या होती हैं, संपन्न होती है। अगर एंजाइम ना हो तो इन अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, जो कि बॉडी से प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ बात करें एंजाइम की अनुपस्थिति में, तो एंजाइम की अनुपस्थिति के अंदर यहाँ पर क्या, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होगी। अत्यधिक ताप की आवश्यकता, अत्यधिक ताप की क्या होगी, आवश्यकता होगी यहाँ पर। और जबकि यहाँ पर क्या है, ताप की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत लो टेम्परेचर पे या बॉडी टेम्परेचर पर। हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सामान्य तापमान पर। सामान्य तापमान पर क्या होता है, जैव रासायनिक क्रियाएं क्या हो जाती हैं, संपन्न होती हैं। इस प्रकार हमने आपको एंजाइम क्रियाविधि जो है, एंजाइम की क्रियाविधि, इस एंजाइम की क्रियाविधि के दो स्टेप बताए। पहला स्टेप बताया था एंजाइम सक्रिय सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, और दूसरा हमने बताया सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम का नामकरण। एंजाइम का नामकरण, एंजाइमों का नामकरण। एंजाइमों को नामकरण के लिए हम दो तरीके अपनाएंगे। एक तो क्रियाधार के आधार पर, क्रियाधार के आधार पर जो एंजाइम होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। एक तो किस पर निर्भर करते हैं एंजाइम का नामकरण, क्रियाधार पर। क्रियाधार बोलते हैं सबस्ट्रेट, मतलब ये है कि कौन सा सबस्ट्रेट, कौन सा क्रियाधार प्रोडक्ट में बदल रहा है, या किस सबस्ट्रेट पर एंजाइम कार्य कर रहा है, जिसके कारण सबस्ट्रेट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो उस सबस्ट्रेट के आधार पर क्या है, एंजाइम का नामकरण किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम देंगे यहाँ पर, जैसे हम बात करें माल्टोज। क्या है, माल्टोज। ये एक प्रकार का क्या है, डाइसैकेराइड। क्या है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड है। इस पर जो एंजाइम कार्य करता है, इसका जल अपघटन के लिए जो एंजाइम भाग लेता है वो एंजाइम होता है माल्टेज। क्या है, माल्टेज। कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, इस माल्टोज को किस में बदलता है, ग्लूकोज के दो अणुओं में। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है यहाँ पर, मोनोसैकेराइड। क्या है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड है, ये क्या है, मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पर देखिएगा माल्टोज जो है, माल्टोज उस पर क्या काम कर रहा है, माल्टेज एंजाइम। ये क्या है, एंजाइम। एंजाइम के लास्ट में ASE लगता है। क्या लगता है, ASE, एज। क्या लगता है, एज। ठीक, जैसे हम बात करें सुक्रोज, सुक्रोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इस पर जो कार्य करता है वो करता है सुक्रेज, SUCRASE, सुक्रेज, सुक्रेज। और ये क्या था, सुक्रोज। क्या है ये, सुक्रोज। और ये क्या है, सुक्रेज। ठीक है ना। तो सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में टूट जाता है, वो यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज किस में बदल जाता है,
जैसे हमारे पास लैक्टोज, लैक्टोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार की, और इस पर जो कार्य करता है वो करता है लैक्टेज, LACTASE, लैक्टेज। ये इसको किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। किस में बदल देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ठीक, जैसे प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन पर जो एंजाइम कार्य करते हैं वो प्रोटीएज, क्या कौन सा एंजाइम करता है, प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम करेगा, प्रोटीएज, और किस में कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड्स में। ठीक है, जैसे हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक अम्ल है उस पर कौन सा काम करेंगे, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम भाग लेगा, न्यूक्लिएज भाग लेगा, NuCle, न्यूक्लिएज, और किस में कन्वर्ट करेगा वो, इस न्यूक्लिक अम्ल के संगठन में, नाइट्रोजन क्षारक वगैरह है, फॉस्फेट है, शुगर वगैरह, इसमें बदल देगा। जैसे हम लिपिड जो होता है, लिपिड, लिपिड, उस पर लिपिड जो होता है, वसा होता है, उस पर जो कार्य करता है वो करता है लाइपेज। कौन सा करता है, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम भाग लेता है और वो किस में कर देता है, फैटी एसिड में। ठीक है, किस में बदल देगा इसको, फैटी एसिड्स में बदल देगा, किसको, लिपिड को। कौन, लाइपेज। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि क्रियाधार के आधार पर उनका नामकरण किया गया है, जैसे कि माल्टेज है, सुक्रेज है, ऐसे जैसे सेलुलोज, सेलुलोज, इस पर कौन सा करेगा, सेलुलेज, सेलुलेज, सेलुलेज किस में बदल देगा इसको, मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा इसको। कौन सा एंजाइम, सेलुलेज। जैसे पेक्टिन, पेक्टिन, तो यहां पर कौन सा एंजाइम करेगा, पेक्टिनेज। कौन सा एंजाइम भाग लेगा, पेक्टिनेज। ठीक है, तो जैसे काइटिन, तो काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम भाग लेगा। कौन भाग लेगा इसमें, यहाँ पर काइटिनेज एंजाइम। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर नामकरण जो किया जा रहा है एंजाइम का, वो किसके आधार पर किया जा रहा है, सबस्ट्रेट के आधार पर, क्रियाधार के आधार पर, कि एंजाइम किस क्रियाधार को प्रोडक्ट में बदलने का कार्य कर रहा है, उसके आधार पर क्या है, एंजाइमों को क्या किया जा रहा है, नामकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब दूसरा जो आधार है वो है रासायनिक क्रिया के आधार पर, रासायनिक क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर, रासायनिक क्रिया के आधार पर। रासायनिक क्रिया के आधार पर कि कौन सी जैव रासायनिक अभिक्रिया वो किस प्रकार की, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है या हाइड्रेशन हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसके आधार पर ये जो एंजाइम होते हैं उनके नामकरण किए जाते हैं। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर कोई ऑक्सीकरण जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, तो उसके लिए क्या है, ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम है, ऑक्सीडेज। जैसे हमारे पास अगर अपचयन अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, अपचयन अभिक्रिया, तो रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम है, रिडक्टेज। अगर मान लें हमारे पास हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया हो रही है, हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन,
तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोलेज। कौन सा एंजाइम होगा? हाइड्रोलेज। मान लें हमारे पास निर्जलीकरण की अभिक्रिया हो रही है, निर्जलीकरण की, या क्या हाइड्रोजन का निकलना हो रहा है, मान लें हमारे पास, यानी कि डिहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, डिहाइड्रोजनीकरण, तो क्या होगा इसमें? डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम भाग लेगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेगा। ठीक है। अगर मान ले हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज हो गया, तो ये हमारे पास कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं, जैसे अगर मान लो हमारे पास एक तरह से आइसोमराइजेशन हो रहा है, समावयीकरण हो रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, क्या हो रहा है? समावयीकरण। क्या हो रहा है? समावयीकरण, आइसोमेराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम भाग लेगा, कौन सा एंजाइम भाग लेगा? आइसोमरेज एंजाइम भाग लेगा यहाँ पर। ठीक है। आइसोमराइजेशन के अंदर कौन सा भाग लेगा? आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है। जैसे और भी हमारे पास कीटोन है, ग्रुप है, एल्डोज में भाग ले रहा है, बदल रहा है, एल्डिहाइड जो ग्रुप है कीटोन भाग रहा है, तो एल्डोज, एल्डोलेज, कीटोज, तो यहाँ पर एल्डोलेज एंजाइम जो है यहाँ भाग लेता है। तो इस प्रकार क्या होता है हमारे पास, रासायनिक क्रिया के आधार पर जो एंजाइम होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। ऑक्सीडेज है, रिडक्टेज है, हाइड्रोलेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, आइसोमरेज एंजाइम है, एल्डोलेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या होते हैं? रासायनिक क्रिया के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। अब हम बात करेंगे, कुछ एंजाइम होते हैं जिनका नामकरण जो होता है, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया चल रही है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रक्रिया के अब चल रही है, तो उसको ऑक्सीरिडोक्टेज एंजाइम बोलते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अगर अभिक्रिया हो रही है, तो वो वहाँ पर जो एंजाइम जो भाग ले रहा है वो कौन सा होगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम भाग लेगा। कौन सा एंजाइम भाग लेगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम भाग लेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एंजाइमों का वर्गीकरण। किसके बारे में बात करेंगे? एंजाइमों का वर्गीकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे हम। एंजाइम को जो वर्गीकरण होता है उसको हमने आईयूबी के अनुसार पढ़ेंगे हम यहाँ पर। आईयूबी जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके अनुसार जो एंजाइम जो होते हैं उनको 6 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। 6 वर्गों में, 6 क्लास के अंदर, 6 समूह के अंदर क्या किया गया है? इनको विभाजित किया गया है, एक तरह से रखा गया है। उसमें सबसे नंबर 1 पर हमारे पास जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होती हैं, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। पहला ग्रुप है हमारे पास, और इसके अंदर है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम है हमारे पास यहाँ? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और नेक्स्ट है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और तीसरा एग्जाम्पल है रिडक्टेज एंजाइम। 3 एंजाइम हमारे पास किसके अंदर है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के अंदर
एक तो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज एंजाइम। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है, या फिर ये पूछ लिया जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के उदाहरण दीजिए। तो हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम वर्गीकरण के अनुसार, आईयूबी के अनुसार पहले वर्ग में रखे गए हैं। उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफरेज एंजाइम। दूसरा जो एंजाइम हमारे पास, दूसरा वर्ग जो है हमारे पास वो है ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफर करने का कार्य करेगा, यानी कि इसमें क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होगा, ग्रुप ट्रांसफर होगा। एक यौगिक से दूसरे यौगिक पर क्या है, ग्रुप का या समूह का क्या होगा, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर ग्रुप ट्रांसफर का कार्य किया जाता है इसके द्वारा, ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से। और इसके अंदर है ट्रांस एमिनेज एंजाइम। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास ट्रांस एमिनेज एंजाइम। ट्रांस एमिनेज एंजाइम मतलब यहाँ पर क्या है, एमिनो ग्रुप जो होता है उसका ट्रांसफर हो रहा है। किसका ग्रुप का ट्रांसफर होगा, यहाँ पर एमिनो ग्रुप का, NH2 ग्रुप का। कौन सा ग्रुप का ट्रांसफर होगा, NH2 ग्रुप का ट्रांसफर होगा। एक हमारे पास ट्रांसफॉस्फेटेज एंजाइम, यहाँ पर फॉस्फेट जो समूह है उसका ट्रांसफर किया जाता है, फॉस्फेट समूह का। तो ये ट्रांसफॉस्फेटेज समूह, ट्रांसफॉस्फेटेज और ट्रांसएमिनेज जो होते हैं ये ट्रांसफरेज एंजाइम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ ये होता है जैव रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब एक कोई पदार्थ होता है दूसरे पदार्थ में बदलता है, तो उस दौरान क्या होता है, समूह का स्थानांतरण किया जाता है। समूह का स्थानांतरण होता है और उस समूह स्थानांतरण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, ट्रांसफरेज एंजाइम भाग लेता है। नेक्स्ट हाइड्रोलेजेज एंजाइम। हाइड्रोलेजेज एंजाइम जो होते हैं ये जल के निष्कासन और जोड़ने से संबंधित होते हैं, यानी कि वे जैव रासायनिक अभिक्रिया जिनके अंदर जल का अणु जुड़ता है या जल का अणु निकलता है, वहाँ पर कौन सा एंजाइम भाग लेता है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम भाग लेगा। यहाँ पर जैसे एस्ट्रेज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, न्यूक्लियज एंजाइम है, फ्यूमेरेज एंजाइम है, इनोलेज एंजाइम है, ये सब क्या है हमारे पास हाइड्रोलेजेज एंजाइम की कैटेगरी के अंदर आता है। एस्ट्रेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम, एज लग रहा लास्ट में, एमाइलेज एंजाइम, न्यूक्लियज एंजाइम और फ्यूमेरेज एंजाइम और इनोलेज एंजाइम। तो यहाँ जो ये जो है ना, ये तो जल के अणु जोड़ने का कार्य करते हैं। एस्ट्रेज है, कार्बोहाइड्रेज है, एमाइलेज है, न्यूक्लियज है। और फ्यूमेरेज और इनोलेज जो होता है ये जल के अणु को मुक्त करने का कार्य करते हैं। फ्यूमेरेज एंजाइम है, इसके द्वारा क्या है, जल के अणु मुक्त होता है। इनोलेज एंजाइम है, इसके द्वारा भी क्या है, जल का अणु मुक्त होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है हमारे पास आइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम में क्या होता है, समावीकरण होता है। क्या होता है, समावीकरण होता है, आइसोमराइजेशन प्रक्रिया होती है। तो वहाँ पर जैसे फॉस्फोएक्सो आइसोमरेज एंजाइम, फॉस्फोएक्सो आइसोमरेज एंजाइम, इसका मतलब ये होता है जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलने का कार्य किया जाएगा, तो वो किसकी सहायता से होगा, फॉस्फोएक्सो आइसोमरेज का सम। जैसे मैंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये किस में बदल रही है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल रही है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में बदल रही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो किस में बदल रही है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल रही है। तो कौन सा एंजाइम भाग लेगा, आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम भाग लेगा। आइसोमरेज एंजाइम जो भाग ले रहा है हमारे पास यहाँ पर, वो आइसोमरेज एंजाइम कौन सा है, यहाँ फॉस्फोएक्सो आइसोमरेज। फॉस्फो क्या है, फॉस्फेट समूह का ट्रांसफर, फॉस्फेट समूह है हमारे पास, फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पर हेक्सो आइसोमरेज क्यों कहा गया, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, हेक्सो शर्करा है। इस कारण क्या है, जो एंजाइम के जब नामकरण किए जाते हैं आईयूबी के अनुसार और वर्गीकरण किया जाता है, वहाँ पर क्रिया का भी आधार माना जाता है, रासायनिक क्रिया का प्रकार को भी आधार माना जाता है, सबस्ट्रेट की नेचर को भी आधार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की आइसोमरेज एंजाइम जो होता है, आइसोमरेज एंजाइम क्या कार्य कर रहा है, वो आइसोमराइजेशन का कार्य कर रहा है, समावीकरण का कार्य कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लाइजेजेज एंजाइम। लाइजेजेज एंजाइम का मतलब होता है अपघटन होना। लाइजेजेज का मतलब होता है अपघटन होना। तो यहाँ पर लाइजेज एंजाइम जो है इसका एग्जांपल हमारे पास एल्डोलेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, एल्डोलेज। इसके अंदर जल अपघटन की प्रक्रिया होती है। किसकी अपघटन प्रक्रिया होगी, जल अपघटन। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जो सहसंयोजक बंध होता है वो टूटता है इसके अंदर। लाइजेजेज एंजाइम की सहायता से क्या होता है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध
कोवलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास सहसंयोजक बंध है वो क्या करता है, टूटता है, यहाँ पर टूटने का कार्य करता है, टूटता है यहाँ पर किसकी सहायता से, लाइजेज एंजाइम की सहायता से। लाइसिस मतलब अपघटन हो रहा है यहाँ। दूसरा है लाइगेजेज एंजाइम, लाइगेजेज जोड़ने का कार्य करेगा। यहाँ पर दो यौगिकों के मध्य सहसंयोजक बंधों को क्या जोड़ा जाता है, किसकी सहायता से, लाइगेजेज एंजाइम की सहायता से। दो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनके मध्य जो बंध होते हैं उन बॉन्ड को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, किसकी सहायता से, लाइगेज एंजाइम की सहायता से। यहाँ पर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर लाइगेजेज एंजाइम के, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम है। ये दो एंजाइम जो हमारे पास हैं ये किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, लाइगेज एंजाइम की कैटेगरी के अंदर आता है। एल्डोलेज एंजाइम किसकी कैटेगरी के अंदर आता है, लाइजेज एंजाइम की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस प्रकार आईयूबी के अनुसार जो एंजाइमों का वर्गीकरण किया गया था वो कितनी कैटेगरी के अंदर किया गया था, 6 कैटेगरी के अंदर किया गया था। नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, नंबर 2 ट्रांसफरेज एंजाइम, नंबर 3 हाइड्रोलेज एंजाइम, नंबर 4 आइसोमेरेज एंजाइम, 5 लाइजेज एंजाइम और 6 लाइगेजेज एंजाइम। ये इस प्रकार क्या है, ओवरऑल जितने भी एंजाइम होते हैं वो इन 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो नेचर देखी जाती है एंजाइम के वर्गीकरण का, जो आधार माना गया है वो आधार माना गया है, क्रियाधार भी माना गया है और रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी माना गया है। इस प्रकार एंजाइमों का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पर। तो ओवरऑल चैप्टर भी हमारा यहाँ एंजाइम जो चैप्टर था हमारे पास वो चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी एंजाइम के बारे में बात की थी, एंजाइम की नेचर के बारे में बात की, एंजाइम की संरचना के बारे में बात की थी। ठीक है, एंजाइम की संरचना के बाद हमने बात की थी कि भाई एंजाइम को क्रियाविधि है, जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है, एंजाइम की क्रियाविधि है वो किस प्रकार संपन्न हो रही है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद एंजाइम का नामकरण के बारे में बात की थी और लास्ट में हमने एंजाइम का वर्गीकरण के संबंधित टॉपिक को डिस्कस किया। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। ओके, बाय।